प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्माइल एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम कक्षा 4 की जो पर्यावरण की नई किताब आई है हमारा परिवेश भाग 2, उसका अध्याय 8 है रामदेवरा पद यात्रा। इस पाठ को हम सबसे पहले पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर भी आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, क्लास को पूरा देखना है और पाठ को समझने का प्रयास करना है। चलते हैं पाठ की तरफ। तो इंद्रदान अपने परिवार के साथ एक छोटे से गांव में रहते थे। इंद्रदान एक आदमी है, वो अपने परिवार के साथ एक पूरा गांव में रहता था। उनका परिवार बड़ा और खुशहाल था, जिसमें परिवार में 2 बेटे थे, बहुएं और 5 पोते पोतियां थे। एक दिन जब बादों की जड़ी लगी हुई थी और पूरा परिवार क्या कर रहा था, घर के बरामदे में बैठकर चाय पी रहा था, तो इंद्रदान ने अचानक कहा। क्या कहा? सोच रहा हूँ इस बार हम सब रामदेवरा धाम की पद यात्रा पर चले। तो वो सोच रहे हैं कि हम सभी परिवार के साथ यहाँ पैदल यात्रा करें रामदेव जी की। तो बहुत समय हो गया है वहाँ गए हुए। ये सुनकर बच्चे उछल पड़े, हम भी चलेंगे। यानी कि वो भी कह रहे कि आपके साथ हम भी चलेंगे, हम यहाँ पर नहीं रहेंगे। इंद्रदान मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है, हम सब चलेंगे। रामदेवरा क्यों प्रसिद्ध हैं, ये इसके बारे में बता रखा है कि इतने में 7 वर्षीय सीमा ने जिज्ञासु स्वर में पूछा, क्योंकि वो जानती नहीं है रामदेवरा के बारे में, तो उसने जिज्ञासावश पूछा है कि दादाजी, रामदेवरा में ऐसा क्या है? इस पर दिव्यांश तपाक से बोला, यानी जट से बोला, तुझे कुछ नहीं पता है, तेरे तू कुछ जानती नहीं है। वहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। मेरा मित्र पिछले वर्ष वहाँ गया था, पिछले साल वहाँ पर गया था, उसको वहाँ पर बहुत आनंद आया, हम भी चलेंगे इस बार। इंद्रदान हंसकर बोले, बिल्कुल सही कहा दिव्यांश। दिव्यांश एक लड़का है। जैसलमेर ज़िले के रुणीजा गांव में बाबा रामदेव जी का मंदिर है। हर साल भादों में यानी भाद्रपद महीने में यहाँ विशाल मेला लगता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें लाखों लोग आते हैं। इन्हें जातरू कहा जाता है, यानी रामदेव जी की जो यात्रा करते हैं वो उसे जातरू कहते हैं। यात्रा की तैयारी में क्या होता है, गांव के कई अन्य लोग भी इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले थे, यानी कि वो भी वहाँ पर रामदेवरा जाने वाले थे। यात्रा की व्यवस्था के लिए चौपाल पर एक बैठक बुलाई, यानी गांव के चौपाल होता है चबूतरा, वहाँ पर सभी ने बैठक बुलाई है, बड़े बड़े लोगों ने। पद यात्रा मार्ग और पड़ावों की जानकारी दी, यानी कि हम पैदल यात्रा करेंगे तो वहाँ पर क्या क्या समस्या आएगी और कौन कौन से पड़ाव आएंगे उसके बारे में जानकारी दी गई। मोबाइल नंबर साझा किए गए, यानी कि एक दूसरे के मोबाइल नंबर ऐड किए गए फ़ोन में, ताकि कोई समस्या आ जाए तो फ़ोन लगा सकें। बुजुर्गों, महिलाओं व छोटे बच्चों के लिए वाहनों की व्यवस्था की गई है, यानी कि बुजुर्ग हैं वो तो चल नहीं सकते, तो उनको गाड़ी में बिठाकर वहाँ पर पद यात्रा वहाँ पर धाम पर ले जाया जाए, और महिलाओं को भी और बच्चों को भी। सुबह 8 बजे रामसा पीर की जय के गगन भेदी जयकारों के साथ यात्रा शुरू हुई, यानी कि जयकारा लगाकर वो यात्रा शुरू कर दी है उन्होंने। और आगे क्या होता है कि राम रसोड़े की सेवा। पहला पड़ाव एक गांव के पास एक राम रसोड़े में हुआ, जहां राम रसोड़े यानी कि वहां पर भंडारा लगा हुआ था, जहां यात्रियों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था थी। अजय ने पूछा, दादाजी, लोग निःशुल्क राम रसोड़े क्यों लगाते हैं, क्या उनके पैसे नहीं लगते क्या? तो इंद्रदान यानी उनके दादाजी बोलते हैं, बेटा, यहाँ यह सेवा और भक्ति का प्रतीक है, यानी कि वो उनकी भक्ति है रामदेव जी की, इसलिए वो यहाँ पर सेवा कर रहे हैं लोगों की। जातरुओं की सेवा करना पुण्य का काम माना जाता है, यानी जो पैदल यात्रा होते हैं या फिर कोई जातरू वहाँ पर जा रहा है रामदेव जी के, तो उनके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करना भी सबसे बड़ा पुण्य होता है। पद यात्रा के अनुभव। इसमें आगे बढ़ने पर यात्रियों को बुजुर्गों के पैरों की मालिश करते हुए कुछ युवा दिखाई दिए, यानी कि जो बुजुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, उनकी
सेवा करते हैं कुछ युवा। दिव्यांश ने उत्सुकतावश पूछा, दादाजी ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो उसके दादाजी बोलते हैं, इंद्रदान ने समझाया, बुजुर्गों को ज़्यादा पैदल चलने से थकान होती है, मालिश से उन्हें राहत मिलती है। यानी कि ज़्यादा पैदल नहीं चल सकते हैं, इसलिए उन्हें मालिश करते हैं पैरों की, जिससे उन्हें राहत मिलती है और वे यात्रा जारी रख सकते हैं। जब यात्रा पोखरण पहुंची, यानी पोखरण जैसलमेर में है, वहां पर पहुंचती हैं, तो इंद्रदान ने बच्चों को बताया कि यही 1998 में भारत ने अपना सबसे शक्तिशाली परमाणु परीक्षण किया था। यानी कि बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि भारत में यहाँ पर परमाणु परीक्षण किया था 1998 में, जहाँ पर प्रधानमंत्री थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। पोखरण प्रसिद्ध है इसी कारण कि पोखरण द्वितीय या ऑपरेशन शक्ति भारत द्वारा 11 और 13 मई 1998 को 5 भूमिगत परमाणु, यानी कि भूमि के धरती के अंदर परमाणु परीक्षण किए थे। इसमें भारत एक परमाणु सशक्त राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ, यानी कि अपनी सेना की पावर यहाँ पर बढ़ाई गई, जिससे उसकी सुरक्षा और कूटनीतिक शक्ति बढ़ी। यह परीक्षण भारत की वैज्ञानिक व तकनीकी क्षमता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इससे पहले भारत ने 18 मई 1974 को, उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी जी थी, स्माइलिंग बुद्धा नामक एक पहला परमाणु परीक्षण किया था। यानी कि पहली बार परमाणु परीक्षण 1974 में किया था, जिसका स्माइलिंग बुद्धा के नाम से जानते हैं। आगे प्रभास बोलता है कि लेकिन दादाजी हमारे शिक्षक तो कहते हैं, हमारे गुरुजी कहते हैं कि परमाणु बम बहुत खतरनाक होते हैं। तो इंद्रदान ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा बेटा, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कभी पहले परमाणु हथियार का उपयोग नहीं करेगा। यानी कि भारत पहले किसी भी देश के ऊपर परमाणु बम नहीं फेंकेगा जब तक उस पर कोई आपद ना आ जाए। ये आत्मरक्षा के लिए है, आक्रमण के लिए नहीं है। यानी कि दूसरे देश पर फेंकने के लिए नहीं है, यह भारत की खुद की सुरक्षा के लिए बनाया है। खेतों और फसलों की चर्चा। अब क्या होता है, पैदल चलते चलते आगे बढ़ते हुए सड़क के दोनों ओर हरे भरे खेत दिखाई दिए, जिनमें बाजरा, मूंग, ग्वार और तिल की फसलें लहरा रही थी। यानी कि रास्ते में ये बहुत सारी फसलें जो लहरा रही थी। सीमा ने जिज्ञासा से पूछा, दादाजी यहाँ भी हमारे गांव जैसी ही फसलें क्यों उगाई जाती हैं? हमारे गांव में उगाई जाती हैं फसलें, वैसे ही यहाँ पर क्यों उगाई जाती हैं? तो आगे उसके उत्तर में मिलता है कि यह यात्रा सिर्फ पैदल चलने का सफ़र नहीं था। नहीं, आगे उनके दादाजी उत्तर देते हैं कि इंद्रदान ने समझाया, बेटा यह क्षेत्र थार के रेगिस्तान में आता है जहाँ कम बारिश होती है, इसलिए यह खरीफ की फसलें जैसे कि बाजरा, ज्वार, ग्वार और तिल उगाई जाती है। अजय ने तुरंत पूछा, खरीफ की फसल क्या होती है दादाजी? या क्योंकि वो छोटा बच्चा है तो उसको ये नहीं पता है कि खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसलें आती है। तो उसके दादाजी बोलते हैं, इंद्रदान ने हंसते हुए समझाया, फसलें मौसम के आधार पर 3 प्रकार की होती हैं। एक तो खरीफ, जिसे मानसून में बोई जाने वाली, यानी वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को बोलते हैं खरीफ, और रबी, जिसे सर्दियों में बोई जाने वाली फसल को कहते हैं, और जायद, ये गर्मियों में मार्च से जून के मध्य उगाई जाने वाली है। अब रामदेवरा मेला। यहाँ पर तीसरे दिन जब यात्रा रामदेवरा के पास पहुँची तो दूर से ही मेले की रौनक दिखाई देने लगी, क्योंकि ये मेला बहुत बड़ा है तो लोगों को वहीं पर दिख रहा था मेला। तो रंग बिरंगे कपड़ों में सजे लोग, दुकानें, खिलौने, मिठाइयाँ और पुपाड़ियों की आवाज़ों से वातावरण जीवंत हो उठा था। यानी कि हो हल्ला वहाँ पर हो रहा था। इंद्रदान ने कहा, पहले ही मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, फिर मेला घूमेंगे। उनके दादाजी कहते हैं कि सबसे पहले हम मंदिर चलते हैं, उसके बाद मेले में घूमेंगे। इंद्रदान ने कहा, बच्चों को लंबी कतार में लगकर अपनी बारी की प्रतीक्षा करनी पड़ी। प्रभास ने पूछा,
दादाजी यहाँ इतनी पुलिस क्यों है? तो उनके दादाजी बोलते हैं, इंद्रदान ने बताया, भीड़ को नियंत्रित करने, सुरक्षा एवं अनुशासन बनाए रखने तथा लोगों की सहायता के लिए पुलिस लगाई जाती है। क्योंकि रामदेव जी के देश विदेश से भी लोग आते हैं, बहुत सारी भीड़ रहती है, इस कारण वहाँ पर कोई समस्या ना आए इसलिए पुलिस लगाई जाती हैं। यात्रा का सार, इसमें दर्शन के बाद सभी ने मेले का आनंद लिया, यानी मज़ा लिया मेले में घूमकर। सभी ने झूले झूले, मिठाइयाँ खाई और यादगार सामान खरीदे। पद यात्रा के इस अद्भुत अनुभव ने बच्चों को धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं से जोड़ते हुए सेवा, प्रकृति और इतिहास की भी सीख दी। और आगे इस पाठ के आगे हैं, यह यात्रा सिर्फ पैदल चलने का सफ़र नहीं था, बल्कि यह जीवन और संस्कृति से जुड़े कई पहलुओं को समझाने का अवसर था। जब परिवार वापस गांव लौटा तो बच्चों के मन में एक नई समझ और सम्मान था कि अपनी परंपराओं, प्रकृति और ज्ञान के प्रति हमें सीखते रहना चाहिए। और इसमें मेले में घूमने के बाद ये भी सीखने को मिला कि कितना बड़ा मेला है, इतने सारे लोग आ रहे हैं। अब इस पाठ के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर भी हम देखने वाले हैं, अभ्यास कार्य वाले। देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है वाक्य, रामदेवरा मेला हर वर्ष, यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या लिखना है मैं बताता हूँ। पहले के रिक्त स्थान में आपको लिखना है भाद्रपद माह में आयोजित किया जाता है। दूसरा है वाक्य, यात्रियों के लिए रास्ते में बनाए गए भोजन स्थल को, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में रसोई कहा जाता है, लिखना है। तीसरा है पोखरण में वर्ष, यहाँ पर आपको रिक्त स्थान में तीसरे के 1974 में परमाणु परीक्षण किया था, आपको लिखना है। तो ये 3 प्रश्नों के उत्तर हो गए। अब है सत्य असत्य लिखिए। जैसे कि पहला है, पोखरण राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है, ये क्या है? असत्य है, गलत है यह, क्योंकि उत्तर देखें तो पोखरण जैसलमेर जिले में स्थित है। दूसरा है, ग्वार और बाजरे की खेती के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है, ये भी क्या है? असत्य है, गलत है, क्योंकि सबसे कम पानी इसी में चाहिए, मतलब कम पानी की आवश्यकता होती है। तीसरा, पुलिस मेले में सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण के लिए तैनात की जाती हैं, सही है, तो आपको कोष्टक में सत्य लिखना है। अगला है मिलान कीजिए वाला प्रश्न, जिसमें आपको स्तंभ है और स्तंभ वाला दिख रहा है। आपको क्या करना है, जैसे कि रामदेवरा मेला, इसको आपको मिलाना था, भाद्रपद माह में आयोजित होता है उससे मिलाना था। वह पोखरण को आपको मिलाना था परमाणु परीक्षण से, और राम सरोवर को आपको मिलाना था पवित्र जल स्रोत से। और राम रसोई क्या है? यात्रियों के लिए भोजन स्थल। और गेहूं की खेती ये रबी की फसल है, तो आपको मिलान करना था। मिलान कैसे करना था आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने मिलान कर रखा है, वैसे ही आपको मिलान कर देना है। अब है अगला प्रश्न, नीचे दी गई फसलों को वर्गीकृत कीजिए, यानी कि अलग अलग कीजिए कि खरीफ की फसलें कौन कौन सी हैं, यहाँ पर लिखना है। रबी की फसल कौन कौन सी हैं, जायद की फसल कौन कौन सी हैं। तो हम सबसे पहले खरीफ की आपको लिखना है बाजरा, ज्वार, ग्वार, तिल, मूंग, मूंगफली, ये किसकी फसल है? खरीफ की फसल हैं। अब है रबी की फसल, जिसमें आता है गेहूं, चना, सरसों। और जायद की फसलें मूंग है, जायद की फसल। अब है सूचीबद्ध कीजिए, क्या है? पहला प्रश्न कि रामदेवरा मेले में होने वाली प्रमुख गतिविधियां लिखना है, तो उत्तर में लिखेंगे भजन कीर्तन होता है और धार्मिक अनुष्ठान, रामदेव बाबा के दर्शन, मेले में झूले, दुकानों और पशु मेलों का आयोजन होता है, यात्रियों के लिए भोजन और पानी की व्यवस्था की जाती है। दूसरा प्रश्न क्या है? पैदल यात्रा के दौरान दी जाने वाली विभिन्न सेवाएं। पहली है यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था की जाती हैं, भोजन और पानी की व्यवस्था की जाती हैं, और तीसरे नंबर की है चिकित्सा सेवा, और चौथे नंबर पर है सफाई और पुलिस सुरक्षा भी वहाँ पर दी जाती हैं यात्रियों को। अब है विचार करते हुए लिखिए वाले प्रश्न। क्या है पहला प्रश्न इसका कि रेगिस्तानी क्षेत्र में नहर आने से कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर में लिखना है
नहरों के आने से खेती के लिए पानी उपलब्ध हुआ, जिससे खेती योग्य भूमि बढ़ी और उपज में वृद्धि हुई। अब किसान वर्ष भर फसलें उगाने लगे हैं और वहाँ पर हरियाली आ गई हैं। दूसरा प्रश्न, यदि पुलिस मेले में सुरक्षा व्यवस्था नहीं संभाले तो किस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो सकती हैं? उत्तर में लिखना है, बिना सुरक्षा व्यवस्था के भीड़ बढ़ सकती हैं, दुर्घटनाएं, चोरी या भगदड़ जैसी घटनाएं हो सकती हैं। अगला प्रश्न, पैदल यात्रियों के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव पर एक टिप्पणी लिखिए। तो इसके उत्तर में आपको लिखना है टिप्पणी में कि पैदल यात्रियों से लोगों में एकता, सहयोग और आपसी सद्भाव बढ़ता है। ये हमारी संस्कृति, परंपरा और श्रद्धा को मजबूत करती हैं। अब अगला प्रश्न है, राजस्थान के मानचित्र में अंकित करना है। तो आपको मानचित्र दे रखा होगा, उसमें जोधपुर जिला किस साइड में है, पश्चिम दिशा में है, और जैसलमेर भी उसी दिशा में आएगा। आपको अपने स्वयं का जिला विद्यार्थी स्वयं मानचित्र से अंकित करके आपको करना है। अंत में यहाँ पर संदेश दिया गया है कि चलो रामदेव बाबा के द्वार, पद यात्रा है बहुत खास, श्रद्धा से भर लो अपना मन, मिलेगा सच्चा विश्वास। तो विद्यार्थियों, वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा अगला वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, देखना ना भूलें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरे विषय के भी प्रश्न उत्तर देखने हैं तो हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हमने अलग अलग प्लेलिस्ट बना रखी है अलग अलग विषय की। जय हिंद।